जीरो आवर में आज सबसे बड़ी खबर उस विवाद से जुड़ी जिसे पैदा किया है बीजेपी विधायक संगीत सोम ने, और वो धीरे धीरे यूपी की सियासत में बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया, यानी ताजमहल। ताजमहल पर संगीत सोम के बयान को लेकर राज्य की बीजेपी सरकार को विरोधियों ने घेरा, तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताज का रुख कर लिया है। योगी आदित्यनाथ 25 और 26 अक्टूबर को आगरा जाएंगे और इस दौरे पर योगी ताज का दीदार भी करेंगे। लेकिन साथ ही योगी ने एक ऐसा बयान भी दिया है जिससे लगता है कि सरकार ने संगीत सोम के बयान से किनारा भले कर लिया हो, लेकिन सरकार का रुख बहुत हद तक बदला नहीं है। मोहब्बत की निशानी ताजमहल पर बीजेपी विधायक संगीत सोम ने बयान देकर सियासी हलकों में सरगर्मियां बढ़ा दी। बहस बढ़ी, वाद विवाद हुए और इसी बीच खबर आई कि योगी आदित्यनाथ आगरा जाएंगे, जहां वो ताज के दीदार भी करेंगे। ताज के दीदार से योगी ने भी ताजमहल को लेकर एक बयान दिया। ताजमहल भारत के मजदूरों के, भारत माता के सपूतों के खून पसीने की कमाई से बना हुआ है। तो योगी ने ताज की परिभाषा तय की अपने लिहाज से। वही संगीत सोम भी अपने बयान पर सफाई देते नजर आए। संगीत सोम ने कहा कि वो ताज के नहीं बल्कि ताज के निर्माताओं के विरोधी है। घुमा फिरा के कहा जा रहा है, मैंने ये कहा है कि ताजमहल की हिस्ट्री नहीं है तो हिस्ट्री बनाने वालों की देखनी चाहिए। बच्चों को जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो इतिहास हम लोगों के, हमारे बच्चों को ठीक से पढ़ाया जाना चाहिए। जो भी ताजमहल बनाने वाले थे या जो लोग, जो मुगल यहाँ आए, मुगल कोई हिंदुस्तानी तो थे नहीं, वो आक्रमणकारी थे, बाहर से आए और उन्होंने आकर आक्रमण करा, उन्होंने कितने अत्याचार किए। ताज यूपी की सियासत का नया ज्वलंत मुद्दा बन गया है, जिसे लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। मैंने तो पहले कहा था कि अकेले ताजमहल ही क्यों, पार्लियामेंट भी क्यों नहीं, राष्ट्रपति भवन क्यों नहीं, कुतुब मीनार क्यों नहीं, दिल्ली का लाल किला क्यों नहीं, आगरे का किला क्यों नहीं। ये सब गुलामी की निशानियां हैं। जाहिर है ट्रेटर्स जिन्हें कहते हैं आरएसएस के लोग, तो अगर ये ट्रेटर्स की निशानियां हैं तो डिमोलिश कर देना चाहिए। देखिए, मुगल जो चीज बना के गए हैं वो हमारी मिट्टी, हमारी ही पत्थर से बनी, हमारे ही लोगों के खून पसीने से बनी हुई है। मुगल तो यहाँ राजा के तौर पर आए थे, लेकिन ये धरोहर हमारी है। उसमें खून और पसीना भारतीयों का लगा है, एक भी मजदूर उसमें मुगल नहीं था। तो लीजिए साहब, सियासत का यह चेहरा भी देख लीजिए। जिस ताज की दुनिया दीवानी, वो मानो राजनीति की शतरंज का मोहरा बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगरा आकर ताजमहल का दीदार करना कई मायनों में इसलिए भी खास है क्योंकि जब से योगी सरकार सूबे में बनी है तब से ताजमहल पर लगातार सियासत हो रही है। आगरा से वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ नितिन उपाध्याय, न्यूज़ नेशन। तो उत्तर प्रदेश में ताजमहल पर सियासत हो रही है, तो कर्नाटक में अब कन्नड़ भाषा मानो राजनीति की धुरी बनती जा रही है। कर्नाटक सरकार ने जो नया आदेश जारी किया है उसके मुताबिक सरकारी समेत प्राइवेट स्कूलों में भी अब पहली से लेकर 10वीं कक्षा तक कन्नड़ पढ़ाना और पढ़ना जरूरी होगा। लेकिन विपक्षी बीजेपी इस कदम को राजनीति से प्रेरित बता रही है। बीजेपी का साफ कहना है कि कर्नाटक सरकार भाषा के सहारे सियासी रोटियां सेक रही है। कर्नाटक के अलग झंडे की बहस से शुरू हुई कर्नाटक की अलग पहचान की बहस अब कन्नड़ भाषा पर आकर टिकती नजर आ रही है। कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक नए सेशन से कर्नाटक के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक कन्नड़ भाषा पढ़ना अनिवार्य होगा। सरकार का तर्क है कि यह फैसला कर्नाटक की बेहतरी के मद्देनजर किया गया है। कन्नड़ा स्टेट लैंग्वेज होने की वजह से प्रमोटिंग द स्टेट लैंग्वेज कन्नड़ा, ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और जो ऑर्डर पास हुआ है इसमें ना कोई भय की डरने की बात नहीं है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, छात्रा जो पहली कक्षा में है, वहाँ से शुरू हो रहा है। सरकार की ये दलीलें विपक्षी बीजेपी को रत्ती भर कबूल नहीं है। बीजेपी नेता आरोप लगा रहे हैं कि कर्नाटक सरकार भाषा के नाम पर क्षेत्रवाद की राजनीति कर रही है। Many of the subject his concern was not the language. It was only election driven. His fortunes were dwindling, so he started raising emotive issues to garner votes. तो साहब, अब भाषा भी सियासत का हिस्सा बन गई है।
एक ऐसा हिस्सा जिसको अपने पक्ष में झुकाने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों आमादा है। अगले साल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस हर मुद्दे को राजनीतिक नजरिए से देख रही है और कोशिश यह की जा रही है कि इन मुद्दों से विधानसभा चुनाव में फायदा मिल पाए। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। अब खबर एक और बीजेपी शासित राज्य से। राजस्थान में वेतन की बदलाव की मांग करते हुए राज्य पुलिस कर्मी इस हद तक चले गए कि उन्होंने गृहमंत्री राजनाथ सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर ही नहीं दिया। आनन फानन में गार्ड ऑफ ऑनर के लिए दूसरा दस्ता तैयार किया गया, तब कहीं जाकर गृहमंत्री का सम्मान हो पाया। राज्य पुलिस की इस फजीहत के बीच बढ़े हुए वेतन की मांग करते पुलिस वालों का प्रदर्शन जारी है, तो वहीं विपक्ष ने इस गार्ड ऑफ ऑनर के लिए किए गए इनकार को सियासी मुद्दा बनाकर वसुंधरा सरकार को घेर लिया है। जोधपुर में राजनाथ सिंह को पुलिस कर्मियों के ऐसे विरोध को देखना पड़ेगा, यह शायद गृह मंत्री ने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल गृह मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए जो जवान तय किए गए थे, उन जवानों ने गृह मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर देने से इनकार कर दिया और गृह मंत्री के आने से पहले ही छुट्टी पर चले गए। आनन फानन में दूसरा दस्ता तैयार किया गया और तब कहीं जाकर गृह मंत्री का गार्ड ऑफ ऑनर पूरा किया जा सका। दरअसल राज्य सरकार ने विसंगति की दलील देकर राज्य के पुलिसकर्मियों के वेतन में कटौती का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद कुछ पुलिसकर्मी प्रदर्शन पर उतर आए हैं। आज हम सारे कांस्टेबल्स जो है वो सारे के सारे सामूहिक अवकाश पर जाने की तैयारी है। अगर अफसरान या कुछ अफसरान हमारी बात को पहुंचाए या हमारा पक्ष रखे तो अच्छी बात है, नहीं तो सरकार सुने तो अच्छी बात है। पुलिस कर्मियों के वेतन कटौती के विरोध तक तो सब ठीक था, लेकिन जब गार्ड ऑफ ऑनर से जुड़ी खबर मीडिया में आई तो विपक्ष को मानो वसुंधरा सरकार को घेरने का मौका मिल गया। इस मामले पर पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी वार पलटवार हुए। पुलिस को संतुष्ट नहीं रख पा रहे, इससे साबित हो गया कि राजस्थान की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राजस्थान में सब पुलिस थानों में पुलिस वाले या तो छुट्टी पर चले गए, मैच का बहिष्कार कर दिया, जबरदस्त हंगामा हो रहा है। जो लोग खुद समाज की सुरक्षा करते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, उनको भी सुरक्षा देने में, उनको विश्वास में लेकर सही काम करवाने में राजस्थान की सरकार असफल रही है। इसी का परिणाम है कि पुलिस में भारी असंतोष है। कांग्रेस के पास कोई किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस को ये सारी बातें कहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस बात कर रही है उसको दिख रहा है कि हमारा वर्चस्व धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो गया है, आगे थोड़ा बहुत है ये भी हो जाएगा। तो कांग्रेस अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए अनर्गल बातें करती है। कुछ वक्त पहले बीएसएफ के जवान तेज बहादुर ने एक वीडियो जारी कर अपनी नाराजगी सरकार के सामने रखने की कोशिश की थी और अब पुलिस कर्मियों ने सीधे गृह मंत्री को ही गार्ड ऑफ ऑनर देने से इनकार कर दिया। इस समय पुलिस कर्मियों का सामूहिक अवकाश पर जाना, तरह तरह से अपना विरोध जताना बेहद गंभीर मामला है, मगर सवाल सरकार की मंशा पर भी खड़े हो रहे हैं। आखिर इतने समय से पुलिस कर्मियों के विरोध को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर। क्या हमारी इंसानियत इतनी मर चुकी है? क्या हमारा सिस्टम इतना लाचार हो चुका है? क्या हमारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार का घुन इतना घर कर चुका है कि एक बच्ची भूख से मर जाती है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका राशन कार्ड और आधार कार्ड आपस में लिंक नहीं था? झंझोड़ देने वाली ये घटना झारखंड के सिमडेगा जिले की है, जहां बच्ची की मां का आरोप है कि राशन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं होने से अनाज नहीं मिला और बच्ची भूखे मर गई। सीने से अपनी बच्ची को चिपकाए इस मां का चेहरा बस एक ही सवाल पूछता है, क्या आज भी दाने दाने को तरसते हैं हिंदुस्तानी? अगर राशन कार्ड से आधार कार्ड लिंक ना हो और इसके चलते गरीबों को राशन न मिले और राशन की ये कमी किसी मासूम की मौत का सबब बन जाए तो सवाल हमारे सिस्टम पर जरूर खड़े होते हैं। झारखंड के सिमडेगा जिले में 11 साल की बच्ची संतोषी की मौत हो गई। बच्ची की मां का आरोप है कि राशन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं होने से उसे पीडीएस कोटे से अनाज नहीं मिला और इस कारण से उसकी बच्ची मर गई। वीडियो का कहना है कि मलेरिया हुआ था बेटी को। बेटी कर जर ना सिर्फ कुछ नहीं लाइन रहे, मलेरिया उलेरिया कुछ नहीं दे। सामने डॉक्टर है, मैं खुद पूरा भेतरा करके लगता मैं अपन स्थिति के मजीन जाना था, दूसरा थोड़ी जाना था। बच्ची की मां का कहना है कि उसकी बेटी ने 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। जैसे ही ये खबर सामने आई तो मानो सरकार भी जागी। खुद सीएम रघुवर दास ने सिमडेगा जाकर जानकारी ली, जिला प्रशासन से 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा और जांच कमेटी भी बना दी गई है। मैंने स्पष्ट रूप से आदेश दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी लगा कर दिया है हमने
कि आधार कार्ड जिसका नहीं है उसको भी राशन मिलेगा, जिसका आधार कार्ड नहीं है उसकी पहचान करा दीजिए, 5 आदमी पहचान कर देगा, मिल जाएगा। उधर बच्ची की मौत पर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष सरकार के दावों और वादों पर सवाल खड़े कर रहा है। गांव के लोगों को पता ही नहीं है, उन गरीब को पता ही नहीं है कि हमें आधार से कहां लिंक करना है, कैसे लिंक होता है। और लोगों ने जमा भी किया है प्रज्ञा केंद्र में, तो आज तक वो लिंक भी नहीं हुआ है। एक तरफ हमारी सरकारें दावे करती हैं कि एक भी शख्स भूखे पेट नहीं सोएगा। ऐसे में एक बच्ची राशन या यूं कहें कि अनाज की कमी से तड़प तड़प कर मर जाए तो इसकी जवाबदेही सरकार की ही बनती है और झारखंड सरकार को इसका जवाब देना होगा। टीम न्यूज़ नेशन। सिमडेगा के बाद आपको एक और ऐसी खबर दिखाते हैं जिसे देखने के बाद आपका भी दिल पसीज जाएगा। कर्नाटक में गडग में एक बड़े तालाब के अंदर शव तैरते नजर आए और ये शव तालाब में मौजूद गंदगी में फंसकर सड़ने लगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये शव बरसात के चलते पानी में बहते हुए गडग के बेनाहिल्ला तालाब तक पहुंच गए। कर्नाटक के गडग के बाशिंदों के उस वक्त होश उड़ गए जब उन्हें बेनाहिल्ला तालाब में 3 शव तैरते नजर आए। डरे सहमे लोगों ने तालाब में तैरती लाशों के बारे में पुलिस प्रशासन को जानकारी दी। हालांकि अब तक शवों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ये मानकर चल रही है कि तेज बरसात के चलते पानी में बहकर ये शव बेनाहिल्ला तालाब तक आ गए और तालाब में गंदगी होने के कारण ये यहाँ फंस गए। हालांकि पुलिस अब तक मर्डर या सुसाइड जैसे एंगल को दरकिनार नहीं कर रही है, लेकिन बारिश के चलते मौत होने और शवों के बहने के कयास लगाने के पीछे है कर्नाटक के कई हिस्सों में पिछले हफ्ते हुई तेज बरसात। गडग और बिदार समेत राजधानी बेंगलुरु भी मानो बरसात के पानी में डूबी सी नजर आ रही थी। बेंगलुरु की सड़कों से पानी निकालने के लिए प्रशासन को युद्ध स्तर पर अभियान चलाना पड़ा और तब कहीं जाकर बेंगलुरु की सड़कों पर ट्रैफिक रफ्तार पकड़ पाया। इसी तरह गदग और बिदार में भी तेज बरसात हुई, जिसकी वजह से रिहायशी इलाके में भी पानी भर गया और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भारी बरसात हुई और अब जब पानी कम हुआ तो ऐसी तस्वीरें सामने आई। अब पुलिस की पहली प्राथमिकता यही है कि शवों की पहचान कर इन लोगों के परिजनों को ढूंढा जाए। यासिर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। कर्नाटक के गडग जिले के बेनाहिल्ला तालाब में मंगलवार सुबह स्थानीय लोगों को एक महिला और एक पुरुष का शव मिला, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। जिला प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा और दोनों शवों को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल इन दोनों लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई है और न ही इनकी मौत के असल वजह का पता चल पाया है। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासिर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। आतंकवाद पर पाकिस्तान की कथनी और करनी में कितना फर्क है, ये पूरी दुनिया जान चुकी है। एक बार फिर सामने आया कि कैसे पाकिस्तान की हुकूमत मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के आगे लाचार है। हम आपको बताते हैं कि जब हाफिज सईद कोर्ट में पेशी के बाद बाहर निकला तो कैसे उसका स्वागत फूल बरसा कर किया गया। ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि पाकिस्तान में हाफिज सईद की कितनी खातिरदारी की जाती है। एक आतंकी के स्वागत में फूल बरसाए जा रहे हैं। दहशतगर्द की जय जयकार हो रही है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच काफिले में आतंकियों की फौज चल रही है। यह उस आतंकी का स्वागत है जिसने मुंबई में हमला करवाया, सैकड़ों लोगों के खून की नदियां बहाई, जो दुनिया की नजर में मोस्ट वांटेड आतंकी है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत उस पर किस कदर मेहरबान है, बताने के लिए तस्वीरें ही काफी है। हाफिज सईद पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू बोर्ड के सामने पेशी के लिए पहुंचा था। पेशी के बाद जब बाहर निकला तो इस अंदाज में उसके ऊपर फूलों की बौछार की गई। हाफिज सईद को लेकर पाकिस्तान पर दुनिया का दबाव बढ़ा है। अमेरिका ने हाफिज सईद को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर रखा है और उस पर $10 मिलियन का इनाम भी रखा है। अमेरिका के दबाव के चलते ही पाकिस्तानी हुकूमत ने हाफिज को नजरबंद कर रखा है। इसी मामले में हाफिज की पेशी थी। अब पाकिस्तान सरकार ने केस की तैयारी के लिए 2 दिन का और वक्त मांगा है। ऐसे में 2 दिन बाद फिर हाफिज सईद को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दरअसल हाफिज सईद के खिलाफ सबूत देने में पाकिस्तानी सरकार नाकाम रही है। इसके चलते पिछले हफ्ते पाकिस्तान के हाई कोर्ट ने सरकार से सीधे सीधे कहा था कि अगर सबूत नहीं दिए गए तो हाफिज सईद की नजरबंदी हटाई जा सकती है। हालांकि ये भी सच है कि हाफिज सईद की नजरबंदी सिर्फ एक दिखावा है और हाफिज
पाकिस्तान की सरपरस्ती में अब भी अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम देने में लगा है। हाफिज सईद वही आतंकी है जिसने मुंबई में हमला करवाया था, जिसके दहशतगर्दों ने 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंक मचाया था। इस मामले में भारत ने भी पाकिस्तान को कई बार सबूत दिए, लेकिन पाकिस्तान हर बार सबूतों को नकारता रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। बच्चों के शैतानी भरे कारनामे आपने अक्सर देखे होंगे, लेकिन जरा ये तस्वीरें देखिए। इसमें महज 2 साल की बच्ची फ्रिज के ऊपर रखे पेन तक पहुंचने के लिए कैसे फ्रिज का हैंडल पकड़कर उसके ऊपर तक चढ़ जाती है और फिर पेन लेकर सुरक्षित उतर भी जाती है। इस दौरान फ्रिज की चिकनी सतह पर उसके पैर फिसलते रहते हैं, लेकिन पंजे की पकड़ इतनी मजबूत है कि वो ना तो चढ़ते वक्त गिरती है और ना ही उतरते वक्त। सेंट जॉर्ज में टाना ओलिवर नाम की महिला ने अपनी 2 साल की इस बच्ची का ये स्टंट कैमरे में कैद किया है।